इन लाइंस में हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पूछता है कि व्हाट इज़ ग्रास, तो वो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये ग्रास क्या है। उसने पूछ तो लिया, मुझे भी उतना ही पता है जितना उस बच्चे को पता है, लेकिन वो कहते हैं कि और आई गेस इट इज़ द हैंडकरचीफ ऑफ द गॉड, कि शायद ये भगवान का रुमाल है। अ सेंटेड गिफ्ट, एक खुशबूदार गिफ्ट है। ग्रास क्या है? खुशबूदार गिफ्ट है भगवान का, एक तरह से रुमाल है जो धरती पर गिर गया है। और उन्होंने जो ये गिराया है, डिजाइनेटली ड्रॉप्ड बेयरिंग द ओनर्स नेम समवे इन द कॉर्नर दैट वी मे सी एंड रिमार्क एंड से हुज। कहता है कि जैसे हम पुराने टाइम में रुमाल के ऊपर कॉर्नर पे अपना नाम लिख देते थे, ताकि सबको पता चल जाए कि इस रुमाल के कॉर्नर पे जिसका नाम लिखा है ये रुमाल उसी का है। यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो ग्रास रूपी रुमाल है, भगवान का रुमाल है जो धरती पर गिरा है, उसके कॉर्नर पे नेम लिखा हुआ है। अगर नेम नहीं लिखा होता तो हम उसको पूछते हैं कि ये रुमाल किसका है। मीन्स यहाँ पर कितने उन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे की है ग्रास की। ग्रास को भगवान का रुमाल माना गया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, तो आप बता सकते हो नेचर का सिंबल है। नेचर की ब्यूटी को दिखाया गया है ग्रास। ग्रास में कैसे डिफरेंट सिंबल उन्होंने यूज़ किया है कि ग्रास है क्या। द ग्रास इज़ वेरी डार्क टू बी फॉर्म द वाइट हेड्स ऑफ ओल्ड मदर डार्कर देन द कलरलेस बियर्ड ऑफ ओल्ड मैन। वो कह रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि जो ओल्ड मदर्स हैं उनके सिर के बाल हैं। ये गैस कर रहा है पोइट कि ये जो ग्रास है, हो सकता है वो ओल्ड मदर्स के सिर का बाल है। लेकिन फिर वो कहता है कि वाइट होने चाहिए बाल हैं, तो फिर वो कहता है कि ओल्ड मैन का बियर्ड का बाल हो सकता है, मीन्स दाढ़ी का बाल हो सकता है। कलरलेस फेडेड है जो, यहाँ पे वो गैस कर रहे हैं कि ग्रास कैसा हो सकता है। आपको जो लाइन अच्छी लगे वो लाइन आप कोट कर सकते हो। ये सेक्शन 6 के अंदर वो बता रहे हैं कि जो यंग मैन और ओल्ड मैन दफनाए गए थे वो कौन थे, कैसे थे, वो बच्चे कौन हैं, माताएं कौन हैं जिनको दफनाया गया, जो मरने के बाद ग्रेव्स के अंदर हैं। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म दिखाया गया है। देखिए पोइट ने कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है कि नो डाउट वो मर गए हैं, किसी ग्रेव के अंदर दफनाए गए हुए हैं। वो कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, इनके बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो जहाँ पे भी होंगे वो खुश हैं, अलाइव हैं एक तरह से। डबल मीनिंग देखिए राइटर का, कैसे कह रहे हैं कि वो मर गए हैं लेकिन वो मर के भी जिंदा हैं। द स्मॉलेस्ट प्राउड शो देयर इज़ रियली नो डेथ। यहाँ पे वो डेथ की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं। बियॉन्ड वर्ड की बात कर रहे हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा हैं। इन लाइन से हमें पता चलता है कि कैसे वो स्पिरिचुअल हैं, कैसे वो मिस्टिसिज्म की बात कर रहे हैं, और वो कैसे बियॉन्ड दिस अर्थ की बात कर रही हैं। मरने के बावजूद भी वो इंसान कहीं ना कहीं जिंदा हैं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? वो कहते हैं कि वास्तव में डेथ नहीं होती, इंसान का शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, यहाँ पे इनका ये मानना है। और ये कहकर इस बात को ये प्रेजेंट करते हैं कि हमें डेथ से डरना नहीं चाहिए। हमें एक तरफ से डेथ से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि डेथ होने का मतलब ये नहीं है कि हम मर गए हैं, हमारी आत्मा अमर है। हम मरकर भी जिंदा रहना सीख सकते हैं, और हम किसी वे में हमारी आत्मा परमात्मा के अंदर मिल जाती है, तो आत्मा नष्ट नहीं होती। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बर्थ और डेथ की जो बात करता है तो वो स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है, बियॉन्ड दिस फिजिकल रिलेशनशिप। वो आगे एक्स्ट्रा गॉड के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। साइंस में भी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बात हुई है। ऑल गोज ऑनवर्ड एंड आउटवर्ड, नथिंग कोलाप्स एंड टू डाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम वट वन सुपोज्ड एंड लकीयर। कि अगर हम मर भी जाते हैं तभी हम लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ मिलेंगे। हमारी जो आत्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, कभी उसका रुकावट नहीं आती उसके रास्ते में। मीन्स वो तो अमर है, और हम मर कर भी जिंदा रहते हैं। डाई नहीं होती आत्मा, मरती है, दूसरे तरीके में मरती है। इस संसार के लिए वो आत्मा नष्ट हो गई है, लेकिन वो परमात्मा में जाकर मिल गई है। कुछ लोग जो डरते हैं तो वो डरना नहीं चाहिए। हम लकी होते हैं मर के भी, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है।
पोइट्री के अंदर हम साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेथ को भी देखते हैं, जब वो बात करते हैं कि डेथ क्या है या हम ग्रो कैसे करते हैं, इस अर्थ पर आते हैं, फिर इसके बाद डेथ भी निश्चित है। मेटाफिजिकल पोइट भी यही बात करते थे, बियॉन्ड फिजिकल। और जो स्पिरिचुअल पोइट होगा वो ये डेथ की, बर्थ की बात करता ही है। तो इनकी पोइट्री में भी हम ये टच देख सकते हैं। जैसे बाबा फरीद भी कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने तय ही पाइए पूर्ण परमानंद। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो बिलीव करते थे वो सेलिब्रेट करते थे ट्रुथ को, जो कि नेचर के अंदर होता है, पर्सनल इमोशंस में होता है, इमेजिनेशन में होता है। उन्होंने प्रेजेंट किया इंडिविजुअलिज्म को, और उसके साथ साथ वो ऑप्टिमिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, मीन्स फ्रीडम को पसंद करते थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की थीम्स क्या हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में वो बात करते हैं अपने खुद के बारे में। जैसे कि हम पहले ही पोएम पढ़ते हैं पार्ट 1 में, उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी हेल्थ कैसी है। खुद की आइडेंटिटी की बात करते हैं कि मैं भी एक यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। विज़न ऑफ अमेरिका, उनके अंदर ये सिर्फ खुद को तो इंजॉय करते हैं, लाइफ में हर इंसान को कि पर्सनल आइडेंटिटी है और उसको खुद को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर देखते हैं। और पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर अमेरिका की बात करते हैं वो, कि अमेरिका के अंदर वी ऑल आर इक्वल, हमने सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वो एक अमेरिकन पोइट है, इसलिए वो अमेरिका की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। तो उनका जो विज़न है, उनका विज़न में पूरा अमेरिका आता है। ये बात नहीं है वो किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं, एक जात की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। फ्रेंडशिप, उसी में ही फ्रेंडशिप आ गई। अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान को बिना किसी मतलब, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, साथ रहता है, तो ब्रदरहुड की फीलिंग तभी आती है। हर इंसान के साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए। ये उनके जो पोइट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसकी मेन थीम है। जो उनकी पोइट्री की विशेषता है वो है फ्री वर्स। उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है। फ्री वर्स क्या होता है? अ पोएम विदाउट अ रेगुलर राइम और मीटर विच फील्स ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर स्पीच इज सेड टू बी रिटन इन। लगता है कि वो रेगुलर लिख रहे हैं, लेकिन उनके रेगुलर लिखने के अंदर क्या है, राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर को उन्होंने फॉलो नहीं किया। छंद मुक्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, फ्री वर्स में उन्होंने लिखा है। लॉन्ग लाइंस दी हैं। एक्सेस इज़ वन ऑफ विटमैन्स मेन करेक्टरिस्टिक। ये उनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि लॉन्ग लाइन लिख के, क्योंकि फ्री वर्स तो है, जब दिल में आया वैसे ही लिख रहे हैं। द लाइन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्पिल ओवर द पेज समटाइम फिल्स अप 2 और 3 टेक्स्ट लाइन बिफोर ही टेक्स अ ब्रेक। ब्रेक नहीं ले रहे, 3-4 लाइन इकट्ठी चली जा रही हैं। तो फ्री वर्स में लिख रहे हैं, जैसे जैसे उनके दिल में आ रहा है वो वैसे वैसे अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। वर्ल्ट विटविन ने जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से थे? सिमली, मेटाफर, पैराडॉक्स, रिदम and free verse style to convey his struggle between the relation of the body and soul, the physical and spiritual being. He continues to disobey all social restriction of the romantic time period. Means उस टाइम पे जो रोमांटिक राइटर हुए हैं उनके हिसाब से वो नहीं चल रहे थे। मीन्स उन्होंने न्यू ट्रेडिशन को फॉलो किया। उस टाइम के जो रोमांटिसिज्म की जो फीचर्स थे उनको डिसओबे किया, और उन्होंने रिलेशन किसका दिखाया? आत्मा परमात्मा का, बॉडी का, सोल का, फिजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप दिखाए हैं। और उसके लिए उन्होंने ये सभी सिम्बली, मेटाफर, पैराडॉक्स और रिदम की बात की है, जो कि उन्होंने फ्री वर्स में दिया। तो उनका पहले, सबसे पहले बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया उनको कि वो लीक से हटकर चल रही हैं। वो फ्रीक कौन होता है जो लीक से हट के चलता है? तो काफ़ी पहले क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि लोगों को ही नॉलेज इतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे इनकी समझ आती गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे ये यूनिक हैं अपने आप में, तब ये काफ़ी फेमस हो गए। सबसे पहले इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई।